ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड को दिखाते हुए होती है जिसका नाम सूजी था। वो एक कॉलेज स्टूडेंट थी और कॉलेज के बाद वो सारा टाइम अलग अलग जॉब करके पैसा कमाने का काम करती थी। पर एक दिन उसकी टक्कर हमारे ड्रामा की मेल लीड जेनचेंग से होती है। वो जेनचेंग से टकराने ही वाली थी कि तभी वो उसे रोक देता है और दूर रहने के लिए कहता है, पर तभी सूजी उसे जोर से चाटा मार देती है। जेनचेंग तो यहाँ पर समझ ही नहीं पाता कि उसने उसे क्यों मारा। पर फिर हम यहाँ से सूजी के फ्रेंड लिन को ये बताते हुए देखते हैं कि सूजी को एक इलनेस है जिसकी वजह से वो किसी भी मेल के फिजिकल कांटेक्ट में आते ही काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है। यानी कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि अगर कोई भी लड़का उसे टच करे या फिर वो किसी लड़के को टच करे। और इसकी न्यू फ्रेंड्स ये सब सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहती है कि ऐसे तो सिर्फ ड्रामास के अंदर होता है। पर सूजी वहां से ये कहकर चली जाती है कि उसे काम पर जाना है। आगे हम उसे एक आर्ट क्लास में देखते हैं जहाँ पर वो मॉडल का काम कर रही थी। पर उसकी मुलाकात वहाँ फिर से जेनचेंग से हो जाती है जो कि सूजी को अपना कोट उतारकर दूसरा कोट पहनने के लिए कह देता है। पर सूजी जो कि उसकी सीनियर थी वो मना कर देती है। अब जेनचेंग उसे फोर्स करने लगता है तो सूजी उसे कहती है कि वो अपना कोट बदल सकती है अगर वो उसे 800 युआन पे करे या फिर वो उसे इससे ज़्यादा भी पे कर सकता है। जो सुनकर जेनचेंग उसे 880 युआन पे कर देता है और उसके हाथ में वो न्यू ड्रेस देता है। पर वो यहाँ गलती से उसका हाथ टच कर देता है जिससे कि उसे एलर्जी थी, इसलिए वो उसे फिर से थप्पड़ मार देती है जहाँ पर जेनचेंग को फिर से समझ नहीं आता कि आखिर उसने उसे क्यों मारा। तभी अचानक जेनचेंग के दिल में दर्द होने लग जाता है और सब उसे पकड़ने लगते हैं। आगे हम सूजी को एक बियर की कॉस्ट्यूम में काम करता हुआ देखते हैं जहाँ पर वो सोच रही थी कि सिर्फ एक थप्पड़ से जेनचेंग को इतना दर्द कैसे हो सकता है। तभी एक बच्चा आकर सूजी को मारने लग जाता है। वो उसे ऐसा करने से मना करती है पर वो यहाँ पर जोर से रोने लग जाता है। तभी उस बच्चे की मॉम आकर सूजी को डांटती है। वो बोलती है कि उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो लेडी उसकी नहीं सुनती, उसे डांटने लगती है और उसे धक्का भी दे देती है जहाँ पर सूजी गिरने ही वाली थी। पर जेनचेंग आकर उसे पकड़ लेता है। वो सुबह से एकदम अलग लग रहा था और वो उसे वहाँ से उसके साथ चलने के लिए कहता है पर वो मना कर देती है। तो वो उसे उठाकर ले जाता है। वो सूजी से बोलता है कि उसे उसके लिए काम करना होगा और इसके बदले वो उसे 8000 युआन देगा। और वो उसे ऐसे बात कर रहा था जैसे कि उसकी मेमोरी चली गई हो। वो अब उसे घर लेकर जाता है पर सूजी को कुछ समझ नहीं आता। जेनचेंग फिर यहाँ पर उसकी पेंटिंग बनाना शुरू करता है पर उसे नींद आने लग जाती है। अब वो नींद में गिरने ही वाली थी पर तभी जेनचेंग उसे बचा लेता है। वो उसके बालों को टच करने लगता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो उसे खुद को टच करता हुआ देखकर उसे थप्पड़ मार देती है। अब अचानक से उसके दिल में दर्द होने लग जाता है और यहाँ पर जेनचेंग फिर से सुबह की तरह बिहेव करने लगता है। वो उसे बोलता है कि वो भला उसके घर में क्या कर रही है। तो सूजी बताती है कि वो ही उसे यहाँ पर लेकर आया। पर जेनचेंग को कुछ भी याद नहीं था। वो उसे यहाँ से हाथ पकड़कर बाहर निकालने लग जाता है पर सूजी उसे फिर से थप्पड़ मारती है और बाहर चले जाती है जिससे कि उसके दिल में फिर से दर्द होने लगता है। अब हम सूजी को घर जाता हुआ देखते हैं जहाँ पर उसे कुछ लड़के छेड़ने लग जाते हैं पर तभी जेनचेंग वहाँ पर आ जाता है और उन्हें मारकर सूजी को बचा लेता है। ये दोनों फिर यहाँ से एक बस में जाकर बैठते हैं जहाँ पर सूजी उसे थैंक्स कहती है और उसके मुंह से खून साफ करने के लिए उसे टिश्यू देती है। पर जेनचेंग उसे खुद ही साफ करने के लिए कहता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो उसका मुंह साफ करने लग जाती है। पर ये दोनों यहाँ पर काफी क्लोज आ जाते हैं और तभी बस का ब्रेक अचानक से लग जाता है जिससे कि उनकी एक्सीडेंटली किस हो जाती है। अब ऐसा होते ही वो उसे फिर से थप्पड़ मार देती है और जेनचेंग की चेस्ट में फिर से दर्द होता है। वो यहाँ पर फिर से अब नॉर्मल बिहेव करने लगता है। वो फिर सूजी से पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे आया। ये कहकर वो यहाँ से भाग जाता है। आगे हम जेनचेंग को देखते हैं जो कि सोच रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसे लगता है कि शायद सूजी ने ना उसके ऊपर कोई काला जादू कर दिया है। ये सब सोचकर वो अपने आप से कहता है कि उसे सूजी से दूर रहना होगा। अब अगले दिन कॉलेज में वो सूजी को अवॉइड करने लग जाता है। जहाँ भी उसे वो दिखाई देती है वो उसे दूर चला जाता है। फिर हम पेंटिंग रूम में देखते हैं जहाँ पर लाइट्स ब्लिंक करने लगती है और उसे काफी डर लगने लग जाता है। वो अपनी इमेजिनेशन में ही सूजी को एक भूत की तरह देखता है पर तभी वहाँ पर असलियत में सूजी आ जाती है। वो उससे पूछती है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। तो जेनचेंग कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा। सूजी बोलती है कि वो जानती है कि वो उसे पैसे देने से भाग रहा है। तभी लाइट चली जाती है और वो सूजी को जाने से रोक लेता है। सूजी उससे पूछती है कि क्या वो अंधेरे से डरता है पर जेनचेंग कुछ नहीं कहता। अब वो उसे यहाँ से बाहर लेकर जाती है। तभी हमें उसका पास दिखाया जाता है जहाँ पर वो बचपन में एक रूम में फंस गया था। तब एक लड़की ने उसे लॉलीपॉप देकर उसकी हेल्प की थी। प्रेजेंट में सूजी भी उसे अंधेरे से बाहर लेकर आती है और बोलती है कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उसी वक्त सूजी को एक कॉल आता है और वो यहाँ पर जेनचेंग की हेल्प मांगती है। ये दोनों अब एक हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकते हैं जहाँ पर इनकी कार के सामने एक औरत आने वाली थी। अब सूजी कार से बाहर निकलती है और जेनचेंग को बताती है कि ये उसकी दादी है जिन्हें भूलने की बीमारी है। दादी यहाँ पर पहले तो सूजी को नहीं पहचानती पर बाद में उन्हें लॉलीपॉप देने पर वो उसे पहचान जाती है।
वो सूजी से पूछती है कि उसकी मॉम कहाँ पर है, तो सूजी उसे बताती है कि उसकी मॉम काफी दूर जा चुकी है। तभी वो जेनचेंग की तरफ इशारा करती है और कहती है कि वो तो सूजी की मॉम है। अब क्योंकि वो यहाँ पर जेनचेंग को सूजी की मॉम समझ रही थी, इसलिए वो उसके लिए हैप्पी बर्थडे गाने लग जाती है। फिर वो अपनी दादी को वापस से उनकी रूम में छोड़ने के लिए जाती है और जेनचेंग से थैंक्स कहती है। साथ ही वो उसे अपनी स्ट्रेंज बीमारी के बारे में भी बताती है, जो सुनकर वो उसे एक और बार थप्पड़ मारने के लिए कहता है, जिस पर वो कुछ समझ नहीं पाती। तो जेनचेंग उसे थप्पड़ मारने के लिए उसका हाथ पकड़ता है। अब जैसे वो उसे थप्पड़ मारती है, तभी नर्स वहाँ पर आकर सूजी को हॉस्पिटल बिल पे करने के लिए कहती है और थप्पड़ लगने से जेनचेंग की चेस्ट में फिर से दर्द होता है। वो यहाँ पर फिर से सूजी से काफ़ी अच्छे से बिहेव करता है और उसके सारे बिल्स भी पे कर देता है। अब अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है, तब वो देखता है कि सूजी उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही है। वो उसे ब्रेकफास्ट लाकर देती है और कहती है कि कल जो उसने हॉस्पिटल का बिल पे किया था, वो ये सब उसके बदले कर रही है। पर जेनचेंग उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और बोलता है कि उसे वो पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। सूजी जाने से पहले उसे कहती है कि वो उसे इंटरेस्ट के साथ सारे पैसे दे देगी। आगे जाकर वो अपनी फ्रेंड से जेनचेंग के इस बिहेवियर के बारे में पूछती है, जहाँ उसकी दोस्त ये सुनकर कहती है कि ऐसा हो सकता है कि शायद उसे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, जिस पर सूजी कहती है कि अरे ऐसा तो सिर्फ मूवीज में होता है। तभी दूसरी तरफ हम जेनचेंग को अपनी दूसरी पर्सनालिटी से बात करता हुआ देखते हैं। वो पर्सनालिटी उसे कहती है कि उसे सूजी को प्रपोज करना होगा और अगर जेनचेंग ने इसमें उसका साथ नहीं दिया तो वो उसके फेस का गलत इस्तेमाल करेगा। ये सब सुनकर जेनचेंग उस पर्सनालिटी की बात को मना नहीं कर पाता। दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि या फिर ऐसा हो सकता है कि जेनचेंग उसे लाइक करता है, पर सूजी को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसी वक्त जेनचेंग का उसे कॉल आता है, जो कि उसे डिनर पर बुलाता है। इसलिए वो उसके साथ डिनर पर जाती है, जहाँ उसने सूजी के लिए म्यूजिक का इंतजाम भी करा हुआ था। जेनचेंग अब यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट करे उससे पूछ लेता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। ये सुनकर सूजी कहती है कि क्या उसका दिमाग खराब हो चुका है, और ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो आकर उसे रोजेस देता है, लेकिन सूजी इन्हें भी रिजेक्ट कर देती है। फिर वो उसके लिए बहुत सारे टेडी बियर्स भेजता है, पर वो उन्हें भी लेने से मना कर देती है। इसलिए वो जबरदस्ती सूजी को उठवा लेता है। लिन उसे रोकने की भी कोशिश करता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। वो सूजी से पूछता है कि आखिर वो चाहती क्या है। वो उसे बोलता है कि वो उसे सब कुछ दे सकता है, अगर उसे पैसे चाहिए तो वो उसे वो भी दे सकता है। पर सूजी उसे छोड़ने के लिए बोलती है। वो कहती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो गेट को तोड़ देगी। लिन भी यहाँ पर गेट तोड़कर अंदर आने वाला था, पर तभी जेनचेंग गेट खोल देता है और लिन मुंह के बल आकर गिरता है। फिर हम इन तीनों को साथ में देखते हैं, जहाँ पर लिन जेनचेंग पर काफी गुस्सा था। वो कहता है कि आखिर वो चाहता क्या है। शिन बताती है कि वो तो कॉलेज के अंदर काफी लड़कियों का क्रश है। वो अब इन दोनों को हॉस्टल में छोड़ता है और कहता है कि अगर वो उन्हें फिर से परेशान करे तो लिन उन्हें बचा लेगा। शिन कहती है कि वो पहले खुद को तो बचा ले, ये कहकर वो अंदर चले जाते हैं। अब लिन जब जा रहा था तो शिन उसे आकर दवाई देती है, जो कि वो अपनी चोट पर लगा ले, और यहाँ पर उसका ये बिहेवियर देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उसे पसंद करती है। अगले दिन हम जेनचेंग को उसकी सेकंड पर्सनालिटी से बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्या उसने कभी किसी लड़के को प्रपोज किया है, तो बताता है कि उसने कभी भी ऐसा नहीं किया है। तो सेकंड पर्सनालिटी उसे ये काम खुद के हाथ में लेने के लिए कहती है। जेनचेंग अब उसी सुबह सूजी के हॉस्टल में उससे मिलने के लिए जाता है और जानबूझकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे कि वो उसे थप्पड़ मार देती है। अब उसकी सेकंड पर्सनालिटी उसकी बॉडी कंट्रोल कर सकती थी, और क्योंकि वो पर्सनालिटी जेनचेंग की अपोजिट थी, इसलिए वो सबसे पहले तो सूजी को लंच देता है और क्यूट सा फेस बनाकर वहां से चला जाता है। फिर जब सूजी शिन के साथ घूम रही थी, तभी वो आकर उसे कॉफी देता है और उसे स्कार्फ पहनाकर चला जाता है। इसके बाद वो कॉलेज के अनाउंसमेंट रूम से अनाउंस करवाने वाला होता है कि वो सूजी को पसंद करता है, पर वो उसे ऐसा करने से पहले ही रोक देती है और उसे ये सब बंद करने के लिए बोलती है। अगले दिन जब जेनचेंग की आंख खुलती है तो वो नॉर्मल हो चुका था। उसे जब पता चलता है कि उसकी सेकंड पर्सनालिटी ने ये सब किया तो उसे काफी अजीब लगता है। वो अपनी सेकंड पर्सनालिटी से बात करते हुए कहता है कि ऐसा करने से तो सबको पता चल जाएगा कि वो सूजी को पसंद करता है, जिस पर सेकंड पर्सनालिटी बोलती है कि हाँ, वो यही चाहता है कि सबको पता चल जाए। फिर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जो कि उसने कल साइन किया था, जिसकी वजह से अब सूजी पेंटिंग कॉम्पिटिशन के लिए उसकी मॉडल बनकर रहेगी, और सूजी ने साइन इसलिए किया था ताकि उसका जेनचेंग से इसके बदले पीछे छूट सके। अगले दिन वो पेंटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए सूजी से मिलता है, जहाँ पर उसका गेटअप देखकर वो उसे मना कर देता है कि वो इस तरीके से पेंटिंग नहीं करेगा, और ऐसा सूजी ने इसीलिए किया था ताकि वो उसे टच ना कर सके। पर उसके मना करने पर वो सिर्फ ग्लव्स पहनकर आती है, लेकिन जेनचेंग को उससे भी दिक्कत थी। वो उसके पास आकर कहने लग जाता है कि उसे जेनचेंग को टच करने से डर लगता है, या फिर वो उसे टच करे बिना रह नहीं सकती, जो सुनकर सूजी उसे दूर रहने के लिए कहती है। फिर पेंटिंग करते हुए वो उसे बताता है कि उसने पेंटिंग करना कब शुरू किया था। वो बोलने लगता है कि बचपन में मैं बिल्कुल अकेला था और अपने डार्क रूम में ही रहता था, पर पेंटिंग करते वक्त उसे ऐसा लगता था कि टाइम जल्दी बीत रहा है, इसलिए उसने ये करना शुरू किया। और उस वक्त एक लड़की हमेशा उससे मिलने के लिए आती थी, जो कि उसे विंडो से लॉलीपॉप देकर चली जाती थी। जेनचेंग बोलता है कि पहली बुक उसने उस लड़की की बनाई थी और वो उसे ये पेंटिंग देना चाहता था, पर उनकी फैमिली शिफ्ट हो गई और वो ऐसा नहीं कर पाया।
वो सूजी को बताता है कि उनका घर उसी हॉस्पिटल के पास था और उसके पेरेंट्स एक ग्रोसरी स्टोर चलाते थे। जो सुनकर सूजी कहती है कि हॉस्पिटल के पास तो उसी का घर था और वहाँ पर उनके अलावा दूर दूर तक कोई और ग्रोसरी स्टोर नहीं था। ये सुनकर वो सूजी के पास आता है और उसे वो पेंटिंग दिखाता है जो कि उसने बचपन में बनाई थी, जो देखकर वो कुछ समझ नहीं पाती, पर वहाँ से निकलने के बाद सोचने लगती है कि क्या वही वो लड़की है। फिर वो सोचती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी उसकी फ्रेंड वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि क्या वो जेनचेंग के बारे में सोच रही है। वो कहती है कि उसे पता है कि सूजी को जेनचेंग से प्यार हो गया है, जिस पर वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और बोलती है कि उसे जेनचेंग जैसे लड़के पसंद नहीं है, उसे ऐसे लड़के पसंद है जो कि शांत बिहेव करने वाले हो। तभी वो जेनचेंग को देखती है जो कि पेंटिंग करते वक्त काफी शांत लग रहा था, पर फिर वो बोल देती है कि नहीं नहीं, उसे ऐसे लड़के पसंद है जो कि रॉक म्यूजिक बनाते हो। इसीलिए अगले सीन में हम उसे ड्रम बजाते हुए देखते हैं। पर फिर वो बोलती है कि उसे घर का काम करने वाले लड़के पसंद है। तो फिर जेनचेंग घर का काम भी करने लग जाता है। वो सारी चीजें कर रहा था जो कि सूजी को पसंद थी। इसके बाद हम सूजी को लिन के साथ देखते हैं, जहाँ लिन बातों बातों में सूजी से डेट के लिए पूछ लेता है, पर वो मना कर देती है। वो पूछता है कि क्या वो किसी ऐसे को नहीं ढूंढना चाहती जिससे कि उसकी केमिस्ट्री मैच करे। ये सुनते ही वो जेनचेंग के बारे में सोचने लग जाती है। इतने में वो वहाँ पर आ जाता है। जेनचेंग अब सूजी को कल कॉलेज के गेट पर मिलने के लिए बुलाता है। वो बोलता है कि कल वो लोग कहीं पर जा रहे हैं और रात भर साथ में रहेंगे, जो सुनकर लिन को अच्छा नहीं लगता। अब अगले दिन सूजी उससे मिलने के लिए लेट हो जाती है, पर जेनचेंग उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता क्योंकि उसकी सेकंड पर्सनालिटी ने उसे ऐसा करने से मना किया था। तभी वहाँ पर लिन और शिन भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि वो भी उनके साथ चलेंगे। अब क्योंकि उसकी सेकंड पर्सनालिटी ने उसे सूजी के दोस्तों के साथ अच्छे से बिहेव करने के लिए कहा था, इसलिए वो मान जाता है। पिकनिक स्पॉट पर भी जाकर लिन और जेनचेंग में हर काम के लिए झगड़ा हो रहा था। और फिर रात में क्योंकि उनके सोने के लिए एक ही टेंट था, तो शिन और सूजी उसके अंदर सो जाते हैं और ये दोनों लड़के बाहर सो रहे थे। आधी रात में जेनचेंग सूजी को उठाकर उसके साथ चलने के लिए बोलता है क्योंकि उसको पेंटिंग के लिए मून एंड स्टार नाम की एक लेख से इंस्पिरेशन लेनी थी। लिन उन्हें जाता हुआ देखकर फॉलो करने का सोचता है, पर शिन उसे रोक देती है। आगे हम सूजी और जेनचेंग को लेक को खोजते हुए देखते हैं, पर वो मैप काफी पुराना था जिससे उन्हें दिक्कत आ रही थी। दूसरी तरफ शिन लिन से पूछती है कि जेनचेंग सूजी को यहाँ पर क्यों लेकर आया है, तो लिन कहता है कि क्योंकि वो उसे पसंद करता है। शिन पूछती है कि तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर वो कहता है कि वो सूजी को सेफ रखना चाहता है। अब लिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम्हें भी जेनचेंग पसंद है, जो सुनकर वो उसके सर पर मारकर उसे इडियट कहती है। लिन कहने लगता है कि सबको जेनचेंग क्यों पसंद है, वो कितना अनोइंग है। वो ये बोल ही रहा होता है तभी लिन उसे किस कर देती है। इधर जेनचेंग के पैर में मोच आ जाती है, पर किसी तरह फिर भी वो लोग लेक को ढूंढ लेते हैं। अब वहाँ पर सिर्फ मून ही दिख रहा था, तो जेनचेंग कहता है कि यहाँ तो कोई स्टार ही नहीं दिख रहा। उसे ये जगह कुछ ज्यादा पसंद नहीं आती, इसलिए वो यहाँ से जाने लगते हैं, पर सूजी उसे रोक देती है। उसी वक्त वहाँ पर काफी सारे फायरफ्लाइज दिखने लग जाते हैं। इन बताता है कि जेनचेंग थेरेपी लेने के लिए चला गया है, जो सुनकर सूजी उसे खोजने के लिए भागती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो अपने जेनचेंग को खो ना दे। वो भागते हुए उनके बीच हुए हर पल को याद कर रही थी। तभी वो थक कर रुक जाती है और उसके सामने जेनचेंग आकर खड़ा हो जाता है। उसने ग्लासेस पहन रखे थे, जिसे सूजी को लगता है कि वो उसकी सेकंड पर्सनैलिटी में है। वो यहाँ पर सूजी को हक करता है, पर वो उसे धक्का मार के कहती है कि वो प्ले बॉय है और बहुत ही अनोइंग है क्योंकि वो उसे अकेला छोड़ गया था। तभी जेनचेंग अपना चश्मा उतार कर उसे सीनियर कहकर बुलाता है और कहता है कि वो उसे 8.8 युआन देगा, तो क्या वो उसकी मॉडल बनेगी। ये सुनकर वो समझ जाती है कि जेनचेंग अब ठीक हो चुका है। जेनचेंग फिर यहाँ पर उसे किस करता है और किस करने के बाद सूजी उसे कहती है कि उसकी बीमारी ठीक हो चुकी है, पर मेरी अभी भी बाकी है। ये कहकर वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी, पर तभी जेनचेंग उसे हक कर लेता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये यूनिक सा ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो।